गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले मैंने आपको ये वाला चैप्टर संसाधन के रूप में लोग समझा दिया था। अब आप इसके क्वेश्चन आंसर देखिए। आपके बुक के क्वेश्चन आंसर हैं संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं। तो संसाधन के रूप में लोग से अभिप्राय वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों के वर्णन करने की एक विधि से है। दूसरे उत्पादन संसाधनों की भांति जनसंख्या भी एक संसाधन है जिसे मानव संसाधन कहते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से कैसे भिन्न है। तो भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का उपयोग कर मानव संसाधन उत्पादन में मदद करता है और अन्य संसाधन अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते हैं। यही कारण है कि मानव संसाधन को अन्य संसाधनों से बेहतर माना जाता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है। इसका उत्तर है, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की निम्नलिखित भूमिका है। पहला है, शिक्षा अच्छी नौकरी व अच्छे वेतन के रूप में फल देती है। शिक्षा आर्थिक और सामाजिक विकास का एक मुख्य तत्व है। शिक्षा श्रमिकों की कार्यकुशलता को बढ़ाती है। शिक्षा विज्ञान की तकनीकी के विकास में सहायक सिद्ध होती है। शिक्षा सभी व्यक्तियों की मानसिक क्षमताओं को बढ़ाती है। इसमें शिक्षा से आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं उसके बारे में ही लिखना है। शिक्षा राष्ट्रीय आय को बढ़ाती है, सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ाती है तथा प्रशासन की कार्य क्षमता को बढ़ाती है। इसी में अगला पॉइंट है, शिक्षा व्यक्तियों की आर्थिक विकास की प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी द्वारा आर्थिक विकास की दर को बढ़ाती है। अब अगला चौथा प्रश्न है, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अच्छा स्वास्थ्य श्रमिकों की निपुणता को बढ़ाती है। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। स्वास्थ्य किसी व्यक्तियों के कल्याण को मापने का अपरिहार्य आधार है। अब अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। तो एक व्यक्ति का स्वास्थ्य उससे उसकी क्षमता का एहसास करने में मदद करता है, उसकी बीमारी से लड़ने की क्षमता भी देता है। एक स्वस्थ व्यक्ति संगठन और राष्ट्र के लिए दायित्व है। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसकी कार्य क्षमता को किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। एक व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे उसकी क्षमता का एहसास करने में मदद करती है, उसे बीमारी से लड़ने की क्षमता भी देती है। एक अस्वस्थ व्यक्ति संगठन और राष्ट्र के लिए एक दायित्व है। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य सीधे उसकी कार्य क्षमता से जुड़ा होता है। अस्वस्थ व्यक्ति की तुलना में एक स्वस्थ व्यक्ति अधिक कुशलता से और अधिक उत्पादकता से काम कर सकता है। अब प्रश्न 6 है, प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्रों में किस तरह की विभिन्न क्रियाएं संचालित की जाती हैं। इसका उत्तर है, प्राथमिक द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में निम्नलिखित तरह की विभिन्न क्रियाएं संचालित की जाती हैं। कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन व खनन प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाएं हैं। उत्खनन और निर्माण द्वितीय क्षेत्र द्वारा संचालित मुख्य क्रियाएं हैं। व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा सेवाएं और तृतीय क्षेत्र द्वारा संचालित मुख्य क्रियाएं हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है। तो कॉपी में लाइन खींचेंगे या हेडिंग डाल के भी लिख सकते हैं। आर्थिक क्रियाओं में व्यक्तिगत आय को बढ़ाती हैं और गैर आर्थिक क्रियाएं व्यक्तिगत आय को घटाती हैं। आर्थिक क्रियाएं अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह करती हैं। गैर आर्थिक क्रियाएं अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह रोकती करती हैं। यदि आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि होती है तो समझना चाहिए कि अर्थव्यवस्था समृद्ध हो रही है और गैर आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि अर्थव्यवस्था के पतन को दर्शाती है। आर्थिक क्रियाएं राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में योगदान देती है और गैर आर्थिक क्रियाएं राष्ट्रीय आय को घटाने में योगदान देती है। अगला पॉइंट है, आर्थिक क्रियाएं राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में योगदान देती है, गैर आर्थिक क्रियाएं राष्ट्रीय आय को घटाने में योगदान देती है। उसके बाद 8वां है, महिलाएं क्यों निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होती हैं। इसका उत्तर है, शिक्षा और कौशल बाजार में किसी भी व्यक्ति की कमाई के प्रमुख निर्धारक है। लैंगिक भेदभाव के कारण महिलाओं को आमतौर पर शिक्षा और राष्ट्रीय आय के योगदान
योगदानकर्ता बनने के लिए आवश्यक कौशल से वंचित रखा जाता है। परिणामस्वरूप अधिकांश महिलाओं के पास अल्प शिक्षा और कम कौशल है। यह एक कारण है कि अन्य पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलता है। साथ में ही बहुत सी महिलाएं अपना घरेलू कारणों की वजह से कार्य करने को तैयार ही नहीं होती हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं को उचित सुरक्षा नहीं प्राप्त होती। ऐसा समझा जाता है कि शारीरिक रूप से निर्बल होती हैं। ये आपके 8 प्रश्नों के उत्तर मैं अभी भेज रही हूँ। इसके बाद आगे के प्रश्नों के उत्तर मैं अगले वीडियो में भेजूँगी। आपकी परीक्षा त्रैमासिक परीक्षा 15 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है, इसलिए आप कॉपी कंप्लीट कर लेंगे और जितना चैप्टर करवाया है उतना पूरा चैप्टर आएगा, इसलिए कॉपी में लिख कर रख लेंगे।